मीटिंग के सदस्य और मेरी वार्ड के जो बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज़ बैठी है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए 5-10 मिनट जरूर बोलूँगा कि जो इस वार्ड में ऐसा अभी इलेक्शन चालू है, तो इलेक्शन चालू है तो लोग नवे नवे चचन करने आ रहे हैं तुम्हारे वार्ड। 5 साल तो 7 साल दिखे नहीं, और अभी लोग गलियों में जा रहे हैं कचरा साफ कराने, कहीं नल का पानी देखने जा रहे हैं। ये आए जो अपने घर में अपने वार्ड में, तो इनसे पूछो कि भैया 7 साल तुम कहाँ थे? 7 साल तो तुम अपना फल लगा के सैदियों में लगा दिए, इधर उधर डाल दिए। आज हमारे वार्ड में आके तुम क्या करने आ रहे? इनसे सवाल करो। दूसरे का फल लगा के अपना घर भर रहे और लोगों को दमदाटी दे रहे कि मीटिंग में मत जाना, इधर मत, इनके ये धंधे है। लेकिन ये इलेक्शन जो आज होने जा नहीं रहा है, आगे जब भी होगा तो इनको सबक सिखाना है, इनको ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा ये वार्ड से इलेक्शन लड़ने का नाम ना ले। इतना ही बोल के आपके बात इलेक्शन कमेटी की मालेगांव शहर में ये पहली मीटिंग है जो कारपोरेशन के इलेक्शन के ताल्लुक से है। आज की मीटिंग के सदर निसार मुकादम साहब, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे आपके सबके चाहते अब्दुल बाकी राशन वाले, सुहेल अब्दुल करीम, अनीस सरताज साहब, एडवोकेट तौसीफ, जाहिद मौलाना, खालिद ठंडे, दार मुकादम साहब और वार्ड के तमाम ही जिम्मेदार वर्कर्स, मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं कि ये पहली मीटिंग है, हॉल खचाखच भरा हुआ है। समाजवादी पार्टी आने वाले इलेक्शन में किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेगी, ये बात अहम है, क्योंकि तकरीबन 4 साल से प्रशासक राज है, कारपोरेशन पे अधिकारियों का राज है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि कारपोरेशन पे अवामी बॉडी होने के बावजूद भी निहाल साहब के वक्त के बाद कारपोरेशन पर मेयर तो जरूर बैठे दूसरी पार्टियों के, मगर इक्तदार और ताबा अधिकारियों का रहा। वाहिद निहाल साहब थे जो कहते थे कि कमिश्नर आवाम का नौकर है। इसका मतलब ये है कि अगर कमिश्नर आवाम का नौकर है तो इंजीनियर से लेके सारा डिपार्टमेंट आवाम की कही हुई बात, आवाम की चाहत को सामने रखकर काम करे। मगर मैं दावे से बोलता हूं कि किसी भी मेयर ने आवाम की चाहत के हिसाब से कारपोरेशन में काम नहीं करवा पाया और इक्तदार प्रशासक का ही रहा। ये 4 साल तो ऑफिशियली प्रशासक का राज था, मगर उससे पहले भी अधिकारियों का ही राज था। हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में दुर्गत बनी हुई सड़कें, जहां से आप इस मीटिंग में भी जो लोग आए हैं तो मैं समझ रहा हूं वो किस तरह से आए हैं। यही हाल पूरे शहर का है। ये जिम्मेदारी इंजीनियर्स की है कि अगर करोड़ों का काम निकल रहा है, करोड़ों का बजट पास हो रहा है, तो काम की क्वालिटी कौन देख रहा है? कोई काम की क्वालिटी नहीं देखता। पूरा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कोलैप्स हो गया है। मैं ये भी दावे से बोलूंगा कि जब तक वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में मुसलमान इंजीनियर्स थे तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का काम, माएं बहनें घर की औरतें, पानी आता था तो बोल देते थे कि 2 बज रहा होगा। ये सिस्टम था। जब बजट करोड़ों का, 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का, इस तरह का बजट नहीं था। आज पानी के ही ताल्लुक से कारपोरेशन में बुनियादी मसाइल क्या हैं? आप देखेंगे पानी का
सबसे बड़ा मसला आज मालेगांव शहर में है। बरसात ऐसी हुई कि नदी नाले बह रहे हैं मगर घरों में पानी नहीं आ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? एक इंजीनियर, सिटी इंजीनियर 17 सालों से चेयर पर बैठा है। कोई सिस्टम काम करने का नहीं, कोई प्लानिंग काम करने की नहीं। अगर आगरा रोड की 1200 mm की मेन पाइपलाइन 8 दिन पहले फूट गई तो क्या वजह होगी उसके फूटने की? जब वो पाइपलाइन डाली गई तो 90 साल तक उसमें कुछ नहीं हो सकता था, वो लीकेज भी नहीं हो सकती थी, इतनी गारंटेड पाइपलाइन वहां पर डाली गई थी। उसके बाजू से जो अभी पाइपलाइन फूटी हुई है 1000 mm की, तो ये फूटी क्यों है? पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम आज हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जब कंक्रीट रोड बनाई जा रही थी उस वक्त वहां पर एयर वॉल डालना जरूरी था। 500 मीटर पर एयर वॉल डालना जरूरी था, ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में था। अब अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है कारपोरेशन में, जो हजारों रुपया महीना, तकरीबन लाख रुपए के ऊपर जो पगार ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। अभी पाइपलाइन फूटने की अहम वजह जो है, एयर, जमीन के अंदर की एयर पास नहीं हो पा रही है। और एयर ऐसी चीज है कि अगर वो पास नहीं होंगी तो उसको जहां जगह मिलेंगी वहां डैमेज कर देगी। एक भी एयर वॉल नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से एयर पास नहीं होती और पाइपलाइन फूटती है। पाइपलाइन 4 कोडिंग में है, सीमेंट है ऊपर, उसके बाद गज है, उसके बाद फिर एक सीमेंट की कंक्रीट है गज के बाद, उसके बाद लोखंडी पाइपलाइन है। इतनी मजबूत पाइपलाइन, अगर जब काम हो रहा था उस वक्त सिटी इंजीनियर्स और जो अधिकारी थे उनका काम था कि जो टेक्निकल बातें हैं उस तरह से काम किया जाए। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि इस शहर में बातें तो होती है हजारों करोड़ की, हर वक्त यूट्यूब और अखबारात में आता है कि इतने करोड़ का बजट पास हो गया, उतने करोड़ का बजट पास हो गया, अंडरग्राउंड गटर का बजट पास हो गया, मगर उसकी सही तरीके से तामीर ये होती ही नहीं। वो अंडरग्राउंड 540 करोड़ का हो या दूसरे करोड़ों के काम काज हो, लीडरान का हाल ऐसा है कि मैं अधिकारियों की बात इसलिए बोल रहा हूं कि लीडरों को तो ये भी नहीं समझता कि वाटर सप्लाई में किस तरीके से काम किया जाता है। अगर पानी सही नहीं आ रहा है तो वो सिस्टम किस तरीके से बैठाया जाए, तो लीडरों के बारे में आज बोलने का कोई मतलब नहीं है। बदलाव इस कारपोरेशन के इलेक्शन में कारपोरेशन में बैठे हुए अधिकारियों का होना चाहिए। और मैं, ये पहली मीटिंग है, मैं आपसे एक तजवीज मंजूर करवाऊंगा कि क्या कारपोरेशन में बैठे हुए सिटी इंजीनियर, वाटर सप्लाई में बैठे हुए इंजीनियर्स, आने वाले कारपोरेशन में अगर समाजवादी की ज्यादा से ज्यादा तादाद कारपोरेशन के इलेक्शन में चुनकर आई तो हम जरूर 17 साल से बैठे हुए इंजीनियर को उस कुर्सी से उठा देंगे। ये तजवीज हाथ उठाकर आप मंजूरी दो। आपको अगर लगता है कि इंजीनियर्स का बदलाव होना चाहिए, डिपार्टमेंट का तबादला होना चाहिए, हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे शहर में अच्छे अच्छे सिविल इंजीनियर्स भी अच्छी डिग्रियां लेकर मुस्लिम हिस्से में आ रहे हैं। तो क्या आप उन्हें कोई हिकमत से, कोई तरीके से उनको जिम्मेदारी नहीं दे सकते? क्या पूरा शहर सत्यानाश कर दिया गया,
पूरा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट सत्यानाश हो गया, तो क्या वहां पर अब नए लोगों को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए क्या? नए मुस्लिम लड़कों को जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए क्या? मेडिकल फील्ड में नए लोगों को जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए क्या? आज सिविल हॉस्पिटल, वहां पर जब मरीज जाता है तो उसी से सलाइन भी मंगवाई जा रही है, उसी से दवा भी मंगवाई जा रही है। और सितम ये कि वहां पर कोई बेड नहीं है लोगों के लिए। ये अलग बात है कि कुछ लोग महीनों से आराम कर रहे हैं वहां। जो गरीब, जो सेठ हैं, जिनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं, जिनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं, सिविल हॉस्पिटल उन्हें आराम जरूर दे रहा है। आप जाकर देखिए सिविल हॉस्पिटल में, सुबह में जाइए, लोग जनरल हॉस्पिटल के नीचे हैं, लोग जमीन पर हैं। सिविल हॉस्पिटल में जाता कौन है? गरीब आदमी जाता है, जो खर्च करके अपना इलाज नहीं कर सकता, वो लोग जाते हैं। तो क्या उन लोगों से दवा, गोली, सलाइन, हर चीज मंगवाना, तो फिर वो हमारे जो BUMS डॉक्टर्स हैं उनसे ही इलाज क्यों ना करवा लें? बोलने का मतलब ये है कि जो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है बुनियादी सहूलत देने की, उसमें कारपोरेशन के अधिकारी, प्रशासक पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, सालों से ये बात हम भी बोलते आए हैं, दूसरे लीडरान भी बोलते रहे हैं कि परसेंटेज लेते हैं, कमीशन लेते हैं, टक्केवारी लेते हैं। उनके लेते लेते लीडरान, वो अगर 4 लेने लगे तो लीडरान 20% लेने लगे। ये अलग बात है। मतलब ये कि ये पूरा सिस्टम अब बदलने की जरूरत है। ये इलेक्शन में सिर्फ सियासी पार्टियों का इक्तिदार बदली हो, ये नहीं होना चाहिए। वो इक्तिदार जो आने वाले हैं, क्या वो कारपोरेशन में बैठे हुए लोगों को बदल सकते हैं क्या? उनसे काम ले सकते हैं क्या? 17 साल से बैठे हुए इंजीनियर को उठा के दूसरी तरफ फेंक सकते हैं क्या? ऐसे दमदार लोग कौन हो सकते हैं, ये आपको तय करना है। मैं अबू आसिम आजमी साहब से एक वादा किया हूं कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी पूरे शहर में 2 अदद में उसकी सीट आएंगी, और 2 डिजिट में आप कारपोरेशन में हमारी सीट ला कर दे दो। हम कारपोरेशन के अंदर बदलाव करेंगे इस बार। कारपोरेशन के बाहर बदलाव करने की जिम्मेदारी अवाम की, कारपोरेशन के अंदर बदलाव करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कारपोरेटर्स की रहेगी। और कारपोरेटर कैसे होना चाहिए? जिनको समझता है, जिनको कारपोरेशन समझती है, जो अधिकारियों से काम ले सकते हैं, जैसे हमारे अब्दुल बाकी भाई। ऐसे लोग को कारपोरेशन में लाने की जरूरत है। मुझे वार्ड नंबर 6 में बहुत से लोग ख्वाहिशमंद आ रहे हैं पार्टी के जिम्मेदारों के पास कि हम भी ख्वाहिशमंद हैं, हम भी ख्वाहिशमंद हैं। ख्वाहिशमंद जो है वो हमको ना बताएं उनकी ख्वाहिश। जैसे अब्दुल बाकी राशन वाले, ये मुझे आज तक नहीं बोले कि मैं ख्वाहिशमंद हूं। आवाम बोलती है कि हम ख्वाहिशमंद है कि ये इलेक्शन लड़े। वैसे ही इस वार्ड में दूसरे उम्मीदवार भी होंगे, जो आवाम जब बोलेंगे कि हम ख्वाहिशमंद है कि फला को दो, तो हम उसको टिकट दे देंगे। इसलिए हमारे पास या हमसे मन्नत समाजत करने के बजाय आप आवाम में जाइए, आवाम का काम करिए, छोटे छोटे काम करिए, वर्कर की तरह काम करिए। जैसे बाकी राशन वाला वर्कर की तरह काम करते हैं, गटर साफ करते हैं, छोटे छोटे मामला करते हैं। अगर कहीं पर एक पानी का मसला आ जाए, कहीं बोरिंग का मसला आ जाए, तो ये वर्कर की तरह काम करते हैं। सेठ की तरह काम करने वाला कारपोरेटर नहीं चाहिए, वर्कर की तरह काम करे। ख्वाहिशमंद आवाम में इस तरह वार्ड नंबर 6 में काम करने की कोशिश करे। जिसको भी समाजवादी पार्टी से लड़ना है, जो भी हमको बोल रहे हैं, हम उनको भी यही बात बोले कि आप आवाम में काम करिए,
इलेक्शन जनवरी में हो, इलेक्शन अप्रैल में हो, इलेक्शन एक हिस्सा होता है सियासत में जिस पर अमली तौर पे काम किया जाता है, मगर सही मानों में सियासत में काम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अवामी काम काज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप अवामी काम काज करिए। इलेक्शन ज्यादा बातें आज ऐसा है कि जिनको इलेक्शन लड़ना है तो बोलते हैं इलेक्शन कब होइए, दिसंबर में होइए कि जनवरी में होइए, फिर अभी से कैसे करी। अरे तुम अवामी काम काज करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि खर्चा शुरू कर दो, मगर अवामी काम काज तो करो। अवामी काम काज करेंगे अगर तो इलेक्शन जब भी होइए अवामी ख्वाहिश पर वार्ड नंबर 6 में हम लोग उम्मीदवारी देंगे, ना कि उम्मीदवारी की ख्वाहिश पर। यह बात मैं बिल्कुल साफ कर दे रहा हूं। गठबंधन की कमेटी बनी है, वो बातचीत कर रही है। गठबंधन होगा नहीं होगा आज कोई फैसला नहीं हुआ है। आप समाजवादी का झंडा लो। समाजवादी पार्टी इस वार्ड में, वार्ड नंबर 6 में पहले भी अपना दबदबा रखती थी और इस इलेक्शन में भी मैं तुमको कहता हूं कि वार्ड नंबर 6 में समाजवादी का दबदबा कायम रहने वाला है। बाकी कोई बात की फिक्र मत करो, वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम किसी को किसी के करने को रोक नहीं सकते। आप समाजवादी का झंडा लेकर कामकाज करिए। गठबंधन होगा नहीं होगा ये कमेटी के लोग आगे तय करेंगे, उनकी बातें चल रही है, लेकिन अवामी कामकाज करने की जो जरूरत है वो हम सबकी है और हम सब मिलकर वो कामकाज करें। ये इलेक्शन सिर्फ बुनियादी सहूलत पर ही होने वाला नहीं है। ये मुसलमानों पर जो इज्तिमाई हमले किए जा रहे हैं, ये इलेक्शन उसका भी है। इस इलेक्शन से हमें कई जवाब देना है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से जब पूछा गया कि महाराष्ट्र में तुम कहां कहां इलेक्शन जीत सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मालेगांव में नहीं। इसका मतलब ये मत समझिए कि वो मालेगांव में इलेक्शन जीतना नहीं चाहते, वो दूसरी लाइन लगाना चाहते हैं। और दूसरी लाइन पर आप सबको नजर रखना है। ये इलेक्शन सिर्फ नदी के इस पार का मेयर बैठे यही इलेक्शन होने वाला है। प्लानिंग ऐसी है कि इस मर्तबा बीजेपी और शिवसेना मिलकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। कई अलग अलग गठबंधन होने वाले हैं। बीजेपी और शिवसेना हमेशा अलग अलग इलेक्शन लड़ी है नदी के उस पार, मगर इस बार सुनने में आ रहा है कि मिलकर लड़ेंगी और सीट ऐसी लाएंगी कि उनको इधर से कुछ लोग जो गठबंधन के नाम से उनके साथ तो नहीं होंगे, मगर उनके ही लिए इस हिस्से में इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस पर भी नजर रखना है कि कौन सा गठबंधन 45 सीट ला सकता है और कौन सा गठबंधन उस हिस्से के 20-22 सीट का मोहताज है। इस पर भी आप लोगों को नजर रखना है कि क्यों ना इस मर्तबा नदी के इस हिस्से से ही 50 सीट ऐसे लोगों को दे दी जाए जिनको काम करने का तरीका आता हो, जिनको अधिकारियों से काम करवाना आता हो, जो अपना दबदबा रखते हो, जो अधिकारी कमिश्नर को बोल सकते हैं कि ये हमारा नौकर है अगर वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता। तो 50 सीट अगर नदी के इस पार से आ गई तो देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना जो इनडायरेक्ट कारपोरेशन पे कब्जा करना चाहते हैं उनको आप नाकाम कर देंगे, क्योंकि मालेगांव बीजेपी से भूलता ही नहीं है। तुमने क्या पार्लियामेंट में वोट दे दी वो उनके दिमाग से नहीं निकलता। तो हर हाल में वो कोशिश करेंगे कि अगर कारपोरेशन में उनका गठबंधन
और इस तरफ से कुछ लोग उनकी मदद कर दे और वो आ जाए, तो मालेगांव शहर को मुसलमानों को सताने में उनको और मजा आएगा। वो मुसलमानों को सिर्फ मजा लेने के लिए सता रहे हैं। सबको पता है कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है, सब फालतू बकवास बातें। मगर मुसलमान मालेगांव का तकलीफ में कैसे रहे? और अगर कारपोरेशन में उनके लोग आ गए तो ये समझ लो कि तुम्हारी झोपड़पट्टी के जमीन के मसले, मामूली मामूली गलतियां जो हर जगह होती है, क्योंकि कारपोरेशन एक ऐसी जगह है, प्रांत ऑफिस एक अपने सिस्टम से चलती है, पुलिस डिपार्टमेंट अपने सिस्टम से चलता है, मगर सारे मामलात में वो जन्म दाखिले का हो, वो जमीन का हो, वो एजुकेशन से मुंसलिक हो, सारे मामलात में बुनियादी रूल कारपोरेशन का होता है। अगर कारपोरेशन उनके पास आ गई तो वो किस हद तक तुमको परेशान कर सकते हैं इसका अंदाजा भी तुमको आज नहीं होगा। आज उनके पास सिर्फ प्रशासक है, तो उन्होंने हमारा क्या हाल किया है ये आप सबके सामने है। अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं होती तो 1044 लोग जेल में सड़ रहे होते। ये हमारी ही हिकमत अमली थी, ये हमारी ही दूरअंदेशी थी कि हमने सियासी इख्तिलाफ को किनारे रखा और कौम के इज्तिमाई मसले को सामने रखकर एक साथ आए। हमने कोई इलेक्शनी गठबंधन अभी नहीं किया, हमने अवाम को तकलीफ ना हो, अवाम की परेशानी कैसे कम से कम हो और अवाम को हम कैसे राहत दे सके, इसलिए हम लोग साथ में आए। हमें कोई लालच नहीं था कि हम साथ में आए तो इख्तियार मिल जाएगा, मगर वो काम करते हुए ये जरूर महसूस हुआ कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में अगर फिरका परस्तों का गठबंधन चुनकर आ गया, फिरका परस्तों का मेयर अगर बैठ गया, उनका इख्तियार आ गया, तो कितने मसाइल है वो कैसे हल होंगे? उल्टा वो मसाइल बढ़ जाएंगे। हाँ, सेकुलर दमदार गठबंधन अगर कारपोरेशन में बैठा तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि 1044 जन्म दाखिले का मसला चुटकी में हल करेंगे, चुटकी में। और तहसीलदार के ऊपर FIR करवा देंगे। सिर्फ एक ठहराव करने की जरूरत होगी कि तहसील ने अगर जो आदेश दिया था वो आदेश कारपोरेशन को मिला, तहसीलदार अपनी बात से पलट गया, कारपोरेशन बोलती है कि हमारे पास आदेश है, तो उसका हल क्या है? एक आम आदमी जिसको कोई कानून की समझ नहीं है, जिसको कानूनी तौर पर बहुत नहीं समझता होगा, वो भी लॉजिकली एक बात तो समझेगा कि दो डिपार्टमेंट के आपस के मसले, अगर तहसील ऑफिस बोलता है कि हमने नहीं दिया और कारपोरेशन बोलती है कि हमको मिला, तो इसका सीधा सा हल क्या था कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को वो आदेश की कॉपी भेज दी जाती, एक्सपर्ट उसकी जांच करता कि क्या ये तहसील का है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो कार्रवाई होती, और अगर है तो तहसील झूठा है, उसको जेल में उड़ा के डालो। हम पहला ही ठहराव हमारे दम से कारपोरेशन में ये करेंगे कि 1044 जन्म दाखिले के आदेश के हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज के जांच करो, और यकीन मानना तहसीलदार जांच आएंगे और तहसीलदार जेल में जाएगा। बोलने का सिर्फ मतलब यह है कि बहुत समझ बूझ के इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, अवाम को बहुत समझ बूझ कर वोट देने की जरूरत है, हर पहलू पर गौर करने की जरूरत है, तुम्हारे बुनियादी मसाइल पर भी गौर करने की जरूरत है, तुम्हारे इज्तिमाई मसाइल पर भी गौर करने की जरूरत है। तुम मुसलमान हो इसलिए तुमको टारगेट किया जाता है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। तुम्हारे शहर की औरतें जेल चली गई, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। तुम्हारे घर से जब तुम निकलते हो तो तुमको सड़कें नहीं मिलती सही चलने, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। तुम्हें पानी सही नहीं मिलता, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। समाजवादी के लोग हमेशा से बोलते थे कि चंकापुर तलवाड़ा की पाइपलाइन का काम करवाओ,
हमने मिनिस्टर से मिला, कई धरना आंदोलन किया, कई केसेस अपने ऊपर झेले। वो केसेस की अभी नौबत यह है कि अटक वारंट निकल जा रहा हमारा। हमने सिर्फ एक आंदोलन और तहरीक के नाम पे केसेस लिए। तलवाड़ा पर मेरे ऊपर 2-3 केसेस बने, हमारे यहाँ बैठे हुए पार्टी के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर केसेस बने। अगर तलवाड़ा की पाइपलाइन आज शुरू हो गई होती, 50 MLD पानी तलवाड़ा से आ रहा होता, तो ये लीकेज होने के बाद भी हमारे पास सब्सिट्यूट होता दूसरी तरफ से पानी देने का। हम अभी सुना हो कि गिरना डैम में कोई डीपी जल गई। आप हमेशा सुनेंगे कि पानी का मसला गिरना डैम के ही वाटर पानी जो आता है वहीं से होता है। कभी वहां पावर चली जाती, कभी कोई मसला हो जाता, कभी तुमने सुना है चंकापुर तलवाड़ा की वजह से पानी लेट आ रहा है। वो कुदरती बहाव से आता है, अच्छा पानी आता है। अगर तलवाड़ा की पाइपलाइन की तहरीक हम नहीं चला रहे होते तो ये फिल्टर प्लांट भी नदी के उस पार चला जाता और तुमसे तलवाड़ा और चंकापुर का पानी छीन लिया जाता। हम हर मामले में समझौता कर सकते हैं, समाजवादी कभी तलवाड़ा के सवाल पर समझौता नहीं करेंगे। और अगर 100 MLD पानी की जरूरत मालेगांव शहर में है तो 50 MLD गिरना डैम से आना चाहिए, 50 MLD पानी तलवाड़ा से आना चाहिए। सिर्फ 50 MLD पानी जैसे ही होगा गिरना डैम का खर्च कम होगा, 5% घरपट्टी तुम्हारी खत्म हो जाएगी जो हर साल बढ़ रही है। मगर करने वाला चाहिए, करने वाले तो वहां बैठे नहीं है, करवाने वाले की जरूरत है कि उनसे काम कौन टेक्निकल कानूनी तौर पे सही ढंग से करवा सकता है। अगर उसको इतनी समझ पहले से होगी कि क्या मसला है तो वो अधिकारी से काम करेगा। जो सिर्फ जियारत, घूमना फिरना, गांव में नहीं रहना, इस पर ही उनको क्या पता कि पानी का मसला क्यों हुआ। अगर पाइपलाइन फटी तो क्यों फटी, उनको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि वो पाइपलाइन कितने mm की है, ये भी नहीं मालूम होगा। वो क्या काम कर सकते हैं क्या? उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम मंत्री साहब को कैसे खुश कर दें। और मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि ये इलेक्शन अलग अलग गठबंधन का इलेक्शन होगा और आप लोग समाजवादी पार्टी को 2 डिजिट में इस शहर से सीट दिलवा कर दें। हम वहां पर काम करेंगे। वार्ड नंबर 6 से हमारी 2017 में भी शुरुआत हुई थी और इस इलेक्शन में भी हमको सबसे ज्यादा सीट वार्ड नंबर 6 से समाजवादी के सिंबल पे इंशाल्लाह मिलेंगी। ये मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये वादा हमसे करें। आप इक्तदार बदलिए, हम कारपोरेशन के अंदर बैठे हुए लोगों को बदली करेंगे। यही इस इलेक्शन का इशू है और इसी पर इलेक्शन होना चाहिए। बाकी बहुत सी बात आएंगी कि ये वैसा, ये रोना धोना, उनके रोने धोने से अगर वो एक बार रोते हैं तो आप 5 साल रोते हो, वो 5 मिनट रोते, 10 मिनट रोते, मगर आप 5 साल रोते हो। आपके घर की माए बहनें रोती है नल के वक्त में, वो आंसू देखो। ढोंगी बाबा के आंसू पे मत जाओ। 10-5 मिनट रोना, मैं आधा घंटा रो सकता। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आधा घंटा रो लूंगा ताकि आवाम 5 साल ना रोए। तो आप अपने घर के लोगों का रोना धोना देखो, लीडरों के रोने धोने में मत परेशान रहना। नहीं तो मालूम पड़ा अभी कारपोरेशन के इलेक्शन के बाद फिर कुछ हो गया, बोले अभी 5 लगी थी, अभी 5 और लगाने की बात है। ढोंग नाटक, इस पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। आपके बुनियादी मसाइल पर और इज्तिमाई मसाइल पर इलेक्शन होना चाहिए और आवाम की ख्वाहिश पर उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए और इसका हम लोग लिहाज रखेंगे। शुक्रिया। मशवरती मीटिंग के सदर मोहतरम, समाजवादी पार्टी की सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा, हमारे युवा नेता मुस्तकीम डिग्निटी साहब, आए हुए मौजूद शख्सियात, बुजुर्गों, साथियों, जैसे कि आज की एक न्यूज़ ऐसी मिली है कि आने वाला जो कारपोरेशन इलेक्शन है वो जनवरी 2026 में होने के इम्कानात है। आज
अक्टूबर का महीना तकरीबन 10 अक्टूबर आज हो चुकी है। एक महीने के बाद असेंबली इलेक्शन खत्म होने को पूरा 1 साल हो जाएगा। आप पिछले 5 साल छोड़ दीजिए, अभी 1 साल जो तकरीबन होने को है, आप देखिए मालेगांव शहर के हालात कैसे है। मालेगांव शहर तरक्की के नाम पर दिन ब दिन पीछे होते जा रहा है। जिनको पावर है, जिनके पास ताकत है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज जैसे कि जन्म दाखिले के मामले की अभी बात की गई है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर पर मेरे ही मोहल्ले के अब्दुल तव्वाब जो तकरीबन 7 से 8 महीनों से जेल में है, जेल में 7-8 महीने गुजार चुके हैं। उनके घर में कमाने वाले वो अकेले शख्स है, उनके 3 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बहनें हैं। लेकिन आज देखिए 7-8 महीनों से जेल में होने के बाद आज अगर उनकी कोई मदद कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के मुस्तकीम डिग्निटी साहब है या इस्लाम पार्टी के शेख आसिफ साहब है, जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जरिए उनका काम कर रहे हैं। ये काम शहर के एमएलए का था, जिनके पास ताकत थी, जिनके पास पावर थी, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज उनकी वालिदा, उनकी बीवी और उनके बच्चे मेरे घर पर आए थे। मैं इत्तेफाक से घर पर नहीं था, मुझको घर से फोन आया कि वो लोग घर पर मिलने के लिए आए हैं। मैं उनसे कहा कि मैं थोड़ा दूरी पर हूँ, मैं भी इतनी जल्दी नहीं आ सकता। तो उनको कहना कि कल सुबह जो है मैं कोर्ट की छुट्टी है तो मैं खुद उनके घर पर जाकर मिल लूंगा। उनकी वालिदा बता रही थी कि तकरीबन 4 महीनों से उनके जो अकाउंट था, अकाउंट सीज हो चुका है। एक अकेला शख्स जो कमाने वाला था वो जेल में है, उनका जो अकाउंट था कारपोरेशन का वो सीज हो चुका है। उनके खाने पीने का, उनके रोजमर्रा की जो जरूरत है उसका ख्याल कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में अगर हमारा गठबंधन होता है तो आप समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी और गठबंधन को ताकत दे, क्योंकि आप देखिए शहर में बिना पावर के अगर इतना काम ये लोग कर रहे हैं, अगर इनके पास कुर्सी होगी, इनके पास पावर होगी तो इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर तरक्की के नाम पर भी बदलेगा। और जो हमारे शहर में फिरका परस्त तरीके से, अलग अलग तरीके से हमारे शहर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब इनके पास ताकत रहेगी तो ये और ज्यादा उनसे मेहनत से लड़ सकते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से, चाहे वो इस वार्ड के लोग हो या मालेगांव शहर के लोग हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाला जो कारपोरेशन इलेक्शन है उसमें गठबंधन अगर हमारा होता है तो आप इस गठबंधन को भारी अक्सरियत से कारपोरेशन की कुर्सी दे, ताकि हमारे शहर का नक्शा भी बदले और हमारे शहर में तरक्की भी हो। इतनी बात। लेकिन इस वार्ड से मेरा रिश्ता है। इस वार्ड में पहली बार मैंने अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन इस इलाके से लड़ा और मुझे कामयाबी मिली। जरूर इस इलाके के लोगों को साथी निहाल अहमद साहब से मोहब्बत थी, उसी का नतीजा था कि आपने जो वार्ड हमारे फेवर में नहीं रहता था, उस वार्ड के लोगों ने मुझको पहली बार चुनकर दिया। यहाँ इलेक्शन के अय्याम शुरू हो रहे हैं, तमाम लोग इलेक्शन में लगे हुए हैं, लेकिन ये वक्त सिर्फ उम्मीदवार चुनना ये जरूरी नहीं है, अच्छा उम्मीदवार चुनना, वो उम्मीदवार जो शहर में आज आप देखेंगे कि एक सड़क से हम जब गुजरते हैं तो घरों से ज्यादा, बस्तियों की तादाद से ज्यादा सड़क में गड्ढे होते और इतनी मुश्किल से कि सवारी वालों को तो जाने दो, पैदल वालों का भी चलना मुश्किल। पानी के लिए मुसलसल औरतें परेशान, हर 10-15 मिनट पे औरतों का फोन आता है, पूछते हैं आज नल कब आएगा। मुसलसल जैसे जैसे तरक्की होती है ना तो सहूलत बढ़ती है, लेकिन आप देखेंगे कि मालेगांव शहर में तकलीफ बढ़ रही है, चाहे वो पानी की तकलीफ हो, चाहे वो पावर की तकलीफ हो, चाहे वो सड़क की तकलीफ हो, मुसलसल मालेगांव शहर जो है वो तकलीफ में है। जैसा मुस्तकीम ने बताया कि ये इलेक्शन सिर्फ हमारी बुनियादी सहूलतों के आराम के लिए होने वाला इलेक्शन नहीं, बल्कि फिरका परस्तों की बहुत बड़ी चाल जो एक नजर लगा के मालेगांव पर बैठा है पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से कि किसी तरह से भी ये मुस्लिम अक्सरियत वाला शहर, इसको हम इस तरह कर दे कि ये माजूल हो जाए, महरूम हो जाए। आज आप देखेंगे चाहे वो हमारे वोटर लिस्ट के बारे में हमको परेशान करते हैं, कहीं जन्म दाखिले के मामले में परेशान करते हैं,
और मैं बार बार कहूंगी, जो कच्ची बस्तियां मालेगांव शहर में है, जिस इलाके में आज हम खड़े हैं, चाहे वो सर्वे नंबर 42 हो, चाहे गणेश नगर हो, चाहे नंदन नगर हो, या सर्वे नंबर 57 का हिस्सा हो, ये सारी बस्तियों पर अगर फिरका परस्त राज करने आ गए तो लैंड जिहाद का मामला आएगा। देख लो उस बस्ती के मालिक कौन है, आबाद कौन है। इसलिए आपको ऐसी पार्टी का साथ देना है जो झोपड़पट्टियों को बसाने का और बचाने का काम करती। जब मैं यहाँ पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी तो लोगों ने मुझसे कहा था कि हम आपका साथ इसलिए देंगे कि साथी निहाल अहमद साहब झोपड़पट्टियों को बसाने का और बचाने का काम करते थे, आप वादा करो कि हमारे घर महफूज रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यहाँ के घर महफूज हैं। लेकिन आप अगर शरपसंदों की, जिस तरह बताया गया कि एक खुफिया जो महाज बन रहा है शरपसंदों का, बीजेपी, शिवसेना, और उनका साथ किनके साथ है, कौन कहां उनके उद्घाटन में पहुंच जाता है, आरती में पहुंच जाता है, कुदाल मारने पहुंच जाता है। अगर वो अपना सपोर्ट किसी शरपसंद को दे दें तो मालेगांव शहर के मुस्लिम आबादी बड़ी तकलीफ से दोचार हो जाएगी। जरूरी है कि हमारी बुनियादी सहूलत जो कारपोरेशन में बैठे अफसरान हैं उनको दुरुस्त काम करवाने वाले ऐसे खिदमतगार लोग जो कानून भी जानते हो, जो लड़ाई करना भी जानते हो, जो बात करना भी जानते हो, वो कागज चलाना भी जानते हो और वक्त पड़े तो हाथ चलाना भी जानते हो, ऐसे लोगों को साथ देकर, और अगर आप हमेशा से माजी से देखते आए निहाली लोग कानून को किस तरह तोड़ना है, कानून के दायरे में रह के ये भी जानते। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जहर उगलते थे आज कुदरत उनको उनका अंजाम बता रही है। इसलिए जरूरी ये है कि ये इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हमको इंतहाई जिम्मेदारी से अपनी वोट का हक अदा करना है। ये इलेक्शन जहां हमको हमारी बुनियादी सहूलत के साथ साथ हमारी बस्तियां बसाने और बचाने की कोशिश के लिए भी जरूरी है। अगर हम नादानी कर बैठेंगे, किसी मजहबी बातों के झांसे में आ जाएंगे जिस तरह हम माजी में आते हैं, तो हमारे घर महफूज नहीं रहेंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको नोटिस लगी थी, उनकी क्या हालत थी एसआईटी में जब नोटिस लगी थी, उनसे पूछो। मुसलसल हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर कारपोरेशन में समाजवादी और सेकुलर पार्टी का राज नहीं रहा तो हम अपने घरों में महफूज नहीं रह पाएंगे। मैं इस इलाके के लोगों को जानती हूँ, मुसलसल मेरे पास ऑफिस पे आ रहे हैं, 11वीं के एडमिशन के लिए लोग परेशान हैं। सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां औरतों को जचकी के लिए जाते हैं तो अच्छा सलूक नहीं होता। तुम समाजवादियों की ही वजह से वो जचकी वार्ड जो नदी के उस पार जा रहा था उसको रोकने का काम शिवाजी महाराज के पुतले के पास जो एहतजाज किया गया, वो ऐसा एहतजाज था कि अगर वो नहीं किया जाता तो ये सिविल हॉस्पिटल धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाता। जबकि जचकी का जो वार्ड है वो उस तरफ चला गया था महिला रुग्णालय में। अगर यहाँ एहतजाज नहीं होता तो जो तकलीफ हमारे साथ हमेशा धूलिया जाने की आती है वो बढ़ जाती। जरूरी है कि काम करने वालों और रोने धोने और नाटक करने वालों में फर्क करना मालेगांव सीख जाए। मुझे उम्मीद है ये इलाका हमेशा से सूझबूझ और सियासी समझ रखने वालों का है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इलाके की तरह मालेगांव शहर के तमाम इलाके अच्छाई और बुराई इसको समझे कि जो अच्छा काम करता हो, जो लोगों की मदद करने की नीयत रखता हो, जो हर तकलीफ में लोगों के साथ रहता हो, जहां जरूरत पड़े आधी रात को अगर फोन किया जाए तो उठाता हो। मैं ये हैरान हूँ, जिस चीज की जिम्मेदारी है, जिस खलीफाओं का दौर ऐसा था कि लोग खलीफा जो है वो नकाब पोश होकर रात में अपनी रियाया को देखा करते थे कि क्या हाल चाल है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। जहाँ लोग जेल में है, जहाँ लोग परेशान हैं, नल का पानी नहीं आ रहा है, वहाँ जियारत के लिए लोग जा रहे हैं, किस मुंह से जा रहे हैं, मैं इस पे हैरान हूँ। बराबर उसका अल्लाह ताला हिसाब करेगा कि अपने फराइज से भागकर अगर कोई इबादत की जाए तो उसकी क्या हैसियत रहती होगी। मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना समझता है मैं उतना बोल रही हूँ।
जरूरी है कि आने वाले इलेक्शन में सियासी बुनियाद पर काम करने वालों का आप लोग साथ दें, समाजवादी पार्टी का साथ दो। हम कारपोरेशन से किस तरह काम करवाना है, हम ऐसे उम्मीदवार आपसे लेकर जाएंगे, आपकी ओर से, जो बराबर काम करवाएंगे और मालेगांव शहर को जो बुनियादी सहूलत से महरूम है उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी बातें, क्योंकि मैं इस्लाम पार्टी का हूँ, शेख आसिफ साहब का, तो मालूम पड़ेगा कि उन्हें इधर समाज में चले जाएंगे। पर मेरे दोस्तों, बाकी भाई के लिए मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि इस शहर के अंदर जहाँ भी अगर हमारा और लीडर का फायदा होगा, हम वहाँ इंशाल्लाह जरूर पहुँच के हमारी बात रखेंगे। क्योंकि आज शहर में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है सिवाय दो लोग के, एक शेख आसिफ साहब, दूसरे हमारे मुस्तकीम भाई, जो आज गाँव में मिल्लत की हमदर्दी में खड़े हैं हर वक्त। क्योंकि आज गाँव में मिल्लत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आने वाले वक्तों में कारपोरेशन इलेक्शन हमारे हाथ से चला गया और हमारी वहाँ मेयर शिप नहीं बैठी तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि हर वक्त 5 साल हमने आमदार साहब को दिए, फिर 5 साल उनको दे दिए, हमसे गलती हो गई। पर एक वक्त तो एक मौका हमारे पास है जो हम हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं और शहर में एक अच्छा विकास, एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। वो है शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम भाई। मैं आप लोगों से यही अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो लोग हमारे मुकाबले में बहुत लोग आएंगे, अभी आप लोगों को बहुत सारी बातें बताएंगे कि हम ऐसा कर देंगे, हाथ पे चांद ला के दे देंगे, मगर किसी के बोलने में, किसी के बहकाव में आना नहीं। क्योंकि आज अगर हमें कारपोरेशन में जाना है तो हमें तुम्हारा साथ चाहिए और जब आप लोग हमारा साथ देंगे, जब भी हम वहाँ हमारा झंडा लहराएंगे, क्योंकि वादे बहुत करेंगे लोग आगे आपके दरमियान में कि हम वार्ड में बहुत अच्छे काम कर देंगे। बताओ, इससे पहले जो लोग थे उन्होंने क्या किया? बाकी भाई इस वक्त भी 2 बार 3 बार इस वार्ड से चुन के आए, इन्होंने बहुत सारे काम किए। अच्छे लोगों का साथ दो और अच्छे लोगों का काम करो। यार लोग आके अच्छे आपको पहला फुसला कर और वोट लेकर जाएंगे, फिर आपको नजर नहीं आएंगे, फिर वही हमारे पास आप लोग आएंगे, गटर साफ कर दो, रोड बना दो, लाइट बंद हो गई। ये सब नहीं, आज हमारे पास वक्त है। इससे पहले हम आपके पास आए और हमारी बात रखने का, हमारे दिल में दर्द हो, हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं क्योंकि इस बात कोई गलती नहीं होना चाहिए। बहुत हमने इस शहर में हमने बहुत कुछ खो दिया। 5 साल हमको भुगतना है, 1 साल भी नहीं हुआ। अभी नवंबर में 1 साल हुआ, उसके दरमियान क्या कितने हालात आ रहे, कितने लोग आज जेल में बंद हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोग भी तकलीफ का सामना उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे? अपनी गलती से। अगर हम अपना हक वोट का है, हम अपने वोट का अधिकार सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि हम लोगों के बहकावे में आके और इस शहर का हम मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं। शहर में विकास लाने का काम नहीं करेंगे जब तक अच्छे लोगों का मुस्तकबिल तुम हाथ में नहीं देंगे। अच्छे लोग हाथ में क्या तो इंशाअल्लाह ताला इस शहर में अच्छा विकास होगा, शहर में डेवलपमेंट होगा। आप बहुत रोड बन रही हालत को कम करने का है, शहर में विकास कैसे हो, शहर में रोजगार कैसे आए, इस पे बात करना है। शहर में आज हालात देखो, कितनी मंदी है, कितने बेरोजगार लोग हैं। आज हम पूरे शहर में हिंदुस्तान में घूमते हैं, हमको पता है क्या तकलीफ का सामना करना पड़ता है, मगर शहर में आज अच्छा रोजगार कौन देगा? शेख आसिफ साहब और शेख मुस्तकीम भाई बैठे हुए, मुस्तकीम बिक्री साहब, जो इनके मुस्तकीम साहब, इनका साथ तो इंशाअल्लाह ताला शहर में एक नवा इंकलाब आने वाला है। इसीलिए आप लोग इनका साथ लेके इनका भरपूर काम करें। और हम जैसे मैं भी 8 नंबर वार्ड का उम्मीदवार हूँ इस्लाम पार्टी से, तो हम लोग आप साथ हो इंशाअल्लाह ताला। हम लोग जो है अच्छा काम करेंगे शहर के लिए और आप लोगों के लिए। अस्सलाम।